इजराइल और ईरान की वॉर अब 3 दिन, तीसरे दिन में एंटर करने वाली है। और इस वॉर में जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई क्लियर विनर नहीं, लेकिन अब तक ईरान पर बड़े नुकसान हुए। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ है। ईरान की एक टॉप एलिट, मिलिट्री की टॉप एलिट, एयरफोर्स की टॉप एलिट, नेवी की टॉप एलिट, इस पर हमला हुआ है और कई सीनियर ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। जहां तक बात इसराइल की, तो इसराइल में भी नुकसान की कमी नहीं है। बताया जा रहा है कि इसराइल में बहुत सारी जगहों पर इसराइली डिफेंस हेडक्वार्टर पे भी हमला है, इसराइल के विमानों पर हमला है, कई इसराइल की जो एयरफोर्स के जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर हमला है, बहुत सारे प्लेन इस पूरी लड़ाई में अब तक इस बहुत सारे प्लेन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ईरान को शायद कुछ कम आंका, ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ सच बात यह है कि ईरान पर एक बड़ा बड़ा हमला और बाकी है। जैसे कि नेतन्याहू बोलते हैं कि हर बार एक बड़ा हमला होगा, इससे बड़ा हमला होगा, दिन में भी और रात में भी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रात में चल रहा था, यहाँ दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम चल रहा है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर समर तूर, मेजर लंबे अरसे से इंडियन आर्मी में काम कर रहे थे और अब देश की सेवा में अब भी लगे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर एक चीज, सिचुएशन क्या है इस समय, ईरान किस पोजीशन में है, और क्या ईरान जो इजरायली बोल रहे हैं कि हम जल्दी ही तेहरान पे अपना झंडा लहरा देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने आपके साथ एक फोटो शेयर की है, पहले वो दिखाइए ऑडियंस को फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल अभी दिखाता हूँ सर। ये सिचुएशन के मैं कि तेहरान जो बोल रहा है, सर मेरे को आपकी फोटो मिली नहीं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हुआ। आपके व्हाट्सएप पे भेजी है मैंने। व्हाट्सएप पे तो मैं देख ही रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मेरी क्यों नहीं मिल रही है? अभी भेजिए। आ भाई, यस यस यस, आ गए आ गए आ गए, आई विल शो यू। अच्छा, बड़े सारे एक एक बड़ा तबका है ईरान और ईरान की जो मिलिट्री एलिट है वो गया हुआ। आपने भी वही फोटो भेजी है ईरान के मिलिट्री एलिट की, उसकी मैं आपको फोटो, ये रही फोटो, ये तो आपने ही भेज दिखा दी है, ये लीजिए। यस सर, यस द फोटोग्राफ। तो बेसिकली अब जो मेन क्रिटिकल एलिमेंट जो थे, जो मिलिट्री विंग के या फिर इनके जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को लेके, तो बेसिकली उनको रास्ते से हटाया गया है। ठीक है, तो उनमें से ये 6 लोग हैं अभी, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट इनके शायद हुसैन तैयब जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको टारगेट किया जा रहा है, और जो ग्राउंड फोर्स के जो मोहम्मद पकपोर है, ये 2। नेवी को तो अभी प्रायोरिटी नहीं है, पर इंटेलिजेंस एंड ग्राउंड फोर्सेस के जो चीफ हैं इनको हटाने का काफी इन्होंने मन बना के रखा है। तो देखें रोहित जी, अब आप देखेंगे कि तो इन्फ्लुएंस जो पूरा मैप है, जो आखिरी जो लाइन है वो जूनियर लेवल है, जिसपे किसी मोसाड ने कोई भी तवज्जो या कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है, बिकॉज ये भी ऊपर वालों की मोहताज है। इनके आप अपने ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। काफी हद तक जो खेमेनी के नीचे जो बंदे दिए हुए थे, जिनमें से कि 2 अब नहीं रहे, तो बेसिकली ग्राउंड फोर्स, नेवल फोर्स और इंटेलिजेंस चीफ, ये प्रायोरिटी पे चल रहे हैं, ना कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें हसन रोहानी एक प्रेसिडेंट हो सकता है इनका हिट, बट अदर देन द प्रेसिडेंट इट इज द ग्राउंड फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस। तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि कल या परसों तक और भी इनमें से नाम कट जाएं। राइट राइट, 1 2 3 टॉप एलिट में 3 नाम बचे हैं। सेकंड ऑर्डर जो है, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 4 मारे जा चुके हैं, 3 बचे हैं, और नीचे वाली एलिट में सिर्फ एक भी नहीं मारा गया। सर ये पूरी जो जितने लोग हैं, ये पूरा का पूरा जो हम देख रहे हैं,
पहली चीज तो अच्छा ये बात भी उठ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा किया जा सकता था कि हम उनके टॉप एलिट को मारें, लेकिन मैं ऑपरेशन सिंदूर की ओर नहीं जाना चाहूंगा, मैं इस पे जाना चाहूंगा कि क्या ये जो एलिट बोल रही है इससे ईरान का फायर पावर खत्म हो रही, और एक खबर कल रात आई थी कि ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ये धमकी देने के तरीके या एक्चुअल में वो न्यूक्लियर टेस्ट करने की प्रोपोजिशन में है? देखिए 90% यूरेनियम एनरिचमेंट तो अचीव हो ही चुकी थी, तो दैट वाज अ फैक्ट। एंड जब अटैक हुआ है वो हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के दावे पे, जिससे बोला था कि यस देयर हैव बीन वायोलेशंस इन टर्म्स ऑफ आईएईए। जब ये घोषणा हुई यूएन में, उसी दिन रात को, मतलब 13 जून की रात को ये हमला किया गया है। तो पहली चीज तो रातों रात तो प्लानिंग हुई नहीं। तो जो ट्रंप ने बोला था कि 60 दिन देते हैं, मतलब कि 2 महीने उन्होंने ईरान को दिए थे कि भाई आप न्यूक्लियर डील जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, यूएस ऑफर कर रही है, वो एक्सेप्ट करे। अब वही है कि उसमें ज्यादातर ये बोला गया था कि कंट्रोल इंटरनेशनल प्लेयर्स के हाथ में रहेगा और इसका यूजेज सिर्फ, मतलब इन कोलैबोरेशन विद वेस्टर्न साइंटिस्ट एंड टीम्स, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी और कुछ भी नहीं। उसको लेके ईरान को आपदा थी कि भाई हमें, ये हमारा रिलायबल सिस्टम है, इनका खुद का इंडिजिनस है और ये खुद इससे ऑपरेट करेंगे। तो दिक्कत ये आ रही थी कि जो नॉर्थ कोरिया ने मदद की थी ईरान को, तो वो बात बाहर ना आ जाए, तो इसलिए ईरान डे वन से झिझक रहा था कि एक्सेस ना मिले किसी को इनकी न्यूक्लियर साइट्स को लेके। बट वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और बातें बाहर इन दी ओपन आई। एंड उसके बाद फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ टॉक्स हुई, क्योंकि देखिए आप 13 जून रात का ही या 14 जून आज की जो तारीख है, तो आप देखें रिटेलिएशन, देखें आप जो मिसाइलें दागी हैं ईरान ने इजराइल पे, तो इजराइल के रहायशी इलाकों में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। और इतना डैमेज मैं खुद काफी सरप्राइज्ड हूं कि मैंने भी इतना असेस नहीं किया था कि इनकी मिसाइल्स में इतना दम होगा कि ये मतलब घर के घर उड़ा देंगे। तो जहां जहां पे भी इनकी मिसाइल्स गिरी हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कोलैटरल हुआ है, वो सोसाइटीज में काफी डैमेजेस हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, डैमेज नहीं हुआ, तबाह हुआ है। तो जहां जहां पे भी आप कल विजुअल्स देख रहे थे कि जैसी मिसाइल्स तेल अवीव में या इजराइल में जहां जहां गिरी हैं, वहां पे प्योर 100% डिस्ट्रक्शन हुआ है, डैमेजेस नहीं हुए। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर है कि द एरियाज दैट वर टारगेटेड वर सिविलियन एरियाज। इनमें कोई टैक्टिकल रेलेवेंस नहीं था कि कोई पावर स्टेशन है, कोई टीवी ब्रॉडकास्टिंग टावर है, रेडियो टावर है या फिर ऑयल रिफाइनरी है। कोई टैक्टिकल रेलेवेंस वाले अटैक नहीं थे ये, पर जितनी भी मिसाइलें जहां पे भी गिरी हैं, वहां पे बस तबाही मचाई गई है। तो आप सोचें कि यदि यही मिसाइल्स अगर और ज्यादा एक्यूरेसी और इंटेल के साथ गिराई जाती, तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डैमेजिंग, डेवास्टेटिंग फॉर इजराइल। और जिस तरीके से मैंने, हाँ जी, और एक अच्छी चीज ये है कि इजराइल में जो सिस्टम है अलार्म का, तो मोहल्ले के मोहल्ले वो एरियाज और घर छोड़ के बॉम्ब शेल्टर्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 3 डेथ हुई है, वरना मतलब कैजुअलिटी रेशो और भी ऊपर जा सकता था यदि इनका ये ड्रिल इन प्लेस नहीं होता, रशिंग टू द बॉम्ब शेल्टर। तो उसकी वजह से काफी जानें बची हैं। डन। अच्छा सर एक चीज और, आप अभी तक किसी को विनर मानते हैं? नुकसान किसको ज्यादा हुआ है?
देखिए रोहित जी, अब वो टाइम चला गया जब लड़ाई में ना हम किसी को घोषित कर सकते थे कि ये विनर है, ये लूजर है। अब तो जो गुरिल्ला वॉरफेयर है और ब्लीड बाय 1000 कट्स की जो हम सफर कर चुके हैं उसको लेके, तो अब वही थियरी है कि देखें यूक्रेन भी नहीं रुक रहा है, उनके पास मैन पावर खत्म है, तब भी ड्रोन के साथ लगे हुए हैं डैमेज पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली अब दिस इज रिमोट कंट्रोल्ड एमुनिशंस जो ड्रोन है, इनको मैं एमुनिशन सिस्टम बोलता हूं, जिनमें विच हैव द एबिलिटी टू टेक फ्लाइट इज कॉल्ड ड्रोन। राइट। तो बेसिकली अगर आप एक अनडिक्लेयर्ड वॉर भी लड़ रहे हैं, ये एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो आपको डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन की फैसिलिटी देता है। और जिस तरीके से आप सिमिलैरिटीज देखें, 27 नवंबर 2020 को जो इन्होंने साइंटिस्ट असैसिनेट किया था इजराइल ने, वो किया था विद लोकल हेल्प। एक ट्रक को खड़ा किया गया था, मिनी वैन को, और उसमें से एक मशीन गन पॉप आउट होती है जब हेड ऑफ द साइंटिस्ट इज कमिंग ऑन दैट रोड गोइंग टू हिज हाउस। 30 मीटर पे एक ही गोली लगती है सर के आर पार, दैट्स इट। एंड तब भी नहीं पता चला कि उस साइंटिस्ट की डेथ हो गई है। वो क्रॉस करके जब घर के आसपास कहीं पहुंचे, तब जाके उन्हें रियलाइज हुआ कि द साइंटिस्ट इज नो मोर। और बाद में जब इंटेलिजेंस एजेंसीज आई और कुछ फोर्स और जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड फोर्स वगैरह तहकीकात में लगी, तब इन्हें ये अबैंडन ट्रक मिला। अब आप सिमिलैरिटीज देखें कि यूक्रेन में भी अबैंडन ट्रक्स मिले जिन्होंने ड्रोन्स की क्रेटें खोल गई और ड्रोन्स जाके हिट कर गए हवाई जहाज को। तो इधर भी मोसाड ने यही किया कि इन्होंने ईरान के अंदर रहते हुए अंडर कवर ड्रोन्स बनाए, आर्म्ड ड्रोन्स, इनको आर्मिंग डिवाइसेस लगाए, एमुनिशन लगाया, और रेगिस्तान में रातों रात 13 तारीख को इन्होंने डिप्लॉय कर दिए, जिसमें कि इन्होंने ईरान की एयर डिफेंसेस को नाकाबिल कर दिया। और ये जब गो हुआ, जब इजराइल से हवाई जहाज टेक ऑफ होने वाले थे, उससे 2 घंटे पहले मोसाड को आदेश दे दिए गए थे कि प्लीज डिस्ट्रॉय ऑल द अर्ली वार्निंग एयर सिस्टम्स एंड एयर डिफेंसेस। और इन्होंने लगातार आई थिंक हंड्रेड्स में ड्रोन्स ईरान के ही रेगिस्तान से लॉन्च किए और सारी की सारी एयर डिफेंसेस फेल कर दी। और जब 1 से 1.5 घंटे में जब खबर पहुंची कि भाई एयर डिफेंसेस पे ही अटैक हुआ है और नाकाबिल हो चुकी है एयर डिफेंस, उसी दौरान 200 इजरायली हवाई जहाज एयर स्पेस में एंटर करते हैं और इनकी जितनी भी सीक्रेट मिसाइल लोकेशंस की खबर थी, उनमें इन्होंने ताबड़तोड़ मिसाइल पे मिसाइलें दागी हैं मल्टीपल। और अब तो एक्स के ऊपर दृश्य भी आ रहे हैं कि जो जो मिसाइल बेसेस डिस्ट्रॉय किए हैं, वो मिसाइलें मतलब अंडरग्राउंड ही कुक ऑफ होके फट रही हैं और आवाज भी आ रही है और धुआं बहुत घंटों से निकल रहा है ये अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में। फिर देयर इज अ न्यूज ऑफ रेडिएशन लीक फ्रॉम वन ऑफ देयर मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पे ये कर रहे थे बेसिस में, तो एक लोकेशन पे तो रेडिएशन लीक डिटेक्ट हो चुका है एंड इट हैज बीन कंफर्म्ड बाय IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन कमिटी जो है, उसने कंफर्म कर दिया कि यस रेडिएशन लीक है एंड इट माइट लीड टू कंटामिनेशन। तो आप देखें कि अगर तो कंटामिनेशन हो गई वो रेडिएशन से, तो दे विल हैव टू इवैक्यूएट द मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज 20 से 22 किलोमीटर तक।
अच्छा, आपने जो बताया एक बड़ी खबर बताई कि ईरान के अंदर से ही मिसाइल निकले जिन्होंने इनका एयर डिफेंस तोड़ दिया। ड्रोन, अच्छा, ईरान के ड्रोन्स, अंदर ड्रोन्स। ड्रोन तोड़ दिया। ईरान के अंदर ही इसराइल ने बेस बना रखा था और ईरान को पता तक नहीं चला। वैसे ऐसे सेम ऑपरेशन सेम जैसे रशिया के साथ किया था, सेम। तो हम पहली चीज तो कनेक्टिंग द डॉट्स, ये जो यूक्रेन का जो ये मिशन था, तो इसमें इट इज एविडेंटली क्लियर कि यस, इजराइल ने मदद की है यूक्रेन की इन एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान अगेंस्ट रशिया। राइट। एंड जिस तरीके से हम दृश्य देख रहे हैं इजराइल में, जिस तरीके से मिसाइलें आई हैं, ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल है। दीज आर नॉट नॉर्मल मिसाइल्स। आप वीडियोस देखेंगे, आप स्पीड देखें इनकी, दे कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। तो ईरान भी स्मार्ट रहा है, उसने लो फ्लाइंग ड्रोन्स भेजे पहले, एक लेयर ये बनाई, उसके ऊपर इन्होंने मीडियम रेंज मिसाइल्स भेजी, और फिर आउटर एटमॉस्फेयर के थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल्स भी भेजी, जिनकी स्पीड पता मतलब वुड बी मैक्स, मतलब मैक 1 मैक 2 की स्पीड से तो ज्यादा ही थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहले दिन तो इन्होंने 100 मिसाइलें और चंद कुछ ड्रोन भेजे, एंड सेकेंड वेव ऑफ अटैक कुड बी मोर, मतलब टोटल 5 वेव आए हैं, 5 वेव्स जो ईरान की तरफ से। अब इसके बाद ईरान कह रहा है कि दे विल अगेन अनलीश अ बिगर क्वांटिटी ऑफ अटैक, बिगर वेव। तो मैं आपको वही थ्योरी बता रहा हूं कि देखें, इजराइल को अट्रिशन होगा, डैमेज होगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, आज की तारीख में अभी जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो 4 डे वॉर था, ऑफ सिंदूर, वो 4 दिन में अभी तक का सबसे पुख्ता और जबरदस्त एयर डिफेंस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडिया का माना जाता है, जिसने दिल्ली के नजदीक से नजदीक सिरसा तक मिसाइल आने दी। बाकी उस रेडियस के भीतर एक भी मिसाइल पाकिस्तान की नहीं एंटर कर सकी। और चाइनीज भी जो PL-15 था, बल्कि दावा किया था कि PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसकी रेंज सिर्फ 130 या 120 किलोमीटर है, बट they were not the export version, they were the actual Chinese version with a range of 250 to 400 kilometers. ओके ओके। हाँ, ये वो PL-15E थी, जो दावा कर रहे थे, पर ये PL-15E नहीं है, दे आर द एक्चुअल PL-15 विच इज इन सर्विस विद द चाइनीज आर्मी। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो अभी तक इंडिया का एयर डिफेंसेस हैज बीन द बेस्ट फॉर द इनिशियल फेज ऑफ द वॉर, एंड अब पीपल आर लुकिंग अप टू द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री फॉर ऑल द रेडियो जैमिंग एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स ऑल्सो, जो DRDO ने बनाए हैं। DEW, डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स भी हैं हमारे पास, जो लेजर से ऑपरेट होते हैं। ये सारी चीजें यूज हुई हैं, पर इसका ओपनली खुलासा नहीं किया गया है जानबूझ के, ना ही होगा। इट विल नॉट हैपन वेरी सून, इट विल टेक मेनी इयर्स फॉर एनीवन टू स्पीक अप कि देखो हमारे पास ये हुकुम का इक्का है। सो इट इज कॉल्ड द ड्यू प्रोजेक्ट। यस, हाँ जी रोहित जी। खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आई है, वो खबर मैं अभी देख रहा था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने बोला है कि ब्रिटिश वॉरप्लेन्स मिडिल ईस्ट की ओर चल रहे हैं। इसराइल के साथ पहले ही सऊदी अरेबिया था, इसराइल के साथ पहले ही जॉर्डन था, इसराइल के साथ पहले ही अमेरिका था, अब ब्रिटेन भी आ रहा है। ये वॉर बड़ा स्केल ले रही है, बड़ा स्केल ले रही है। मतलब क्या ईरान के फेवर में रशिया या चाइना आ सकते हैं? पहली चीज। देखिए रोहित जी, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इतिहास में जाएं, 1981 या 1982 में सद्दाम हुसैन का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसको पहले उड़ाया गया था, रात को जो इन्होंने किया था। तो पहली चीज तो ये। फिर 2006 में सीरिया ट्राई टू ऑब्टेन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी,
and they were providing missiles to हम्म, Hezbollah with the help of Iran. हम्म, सीक्रेट मिसाइल बेस था और न्यूक्लियर हम्म, टेक्नोलॉजी भी वहां पे रिसर्च सेंटर था सीरिया में, जो हम्म, 2006 में हम्म, इसराइल ने उड़ा दिया था विद एयर अटैक। ठीक है जी। हम्म, अब ये तीसरा है, ये पहली बार नहीं है जो ईरान पे अटैक हुआ है न्यूक्लियर फैसिलिटी। हम्म, इनकी फैसिलिटीज के आसपास अटैक हुए हैं, साइबर अटैक्स भी हुए हैं, और हम्म, बहुत ही रेगुलर बेसिस पे वायरस अटैक्स में इनके सेंट्रीफ्यूजेस की सेटिंग्स को डिसरप्ट किया गया है। इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी महीने पहले डिले भी किया गया है थ्रू हैकिंग एंड बाय नॉन फेटल मीन्स और नॉन मिलिट्री मीन्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हम्म, थ्रू स्पाइंग, है ना। फिर इनके साइंटिस्ट बीच बीच में मरते रहे। तो देखिए, वेस्ट के लिए ईरान इज द लास्ट निप इन द बड। हम्म, ठीक है, ये आखिरी वो जो रहता है, जो बीज है वेस्ट के लिए, ये आखिरी जगह है जहां पे जो सरदर्द बना हुआ है। हम्म, क्यों? हम्म, क्योंकि ऑयल। हम्म, देखिए, सीरिया राइट, में रातों रात अमरीकियों ने लाखों ट्रक्स हम्म, इस्तेमाल किए टू स्टील द सीरियन ऑयल एंड दे वर सक्सेसफुल इन इट। हम्म, फिर रशिया केम इन एंड रशिया ने S-400 डिप्लॉय कर दी और नो फ्लाई जोन्स घोषित कर दी। वहां पे फिर अमेरिका बैक ट्रैक्ड, वो पीछे हट गया, क्योंकि बट ऑब्वियस था कि S-400 एक्टिवेट हो जाएंगे इफ दे टेक फ्लाइट। हम्म, So nobody wanted any escalation, and Syria became a hotbed for CIA and KGB operations against each other, हम्म, Russia and US. हम्म, तो राइट, ये हिस्ट्री रही है। और इतना सब होने के बाद अब यूएन में भी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया था विद एविडेंस रिगार्डिंग देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। वो सीडीज भी बरामद की थी इन्होंने, जो इन्होंने अपने स्पाइस के थ्रू डेटा और सब था, कि ये ऑलमोस्ट 90% यूरेनियम एनरिचमेंट वाली स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जहां पे ये 8 से 9 न्यूक्लियर बॉम्ब कभी भी बना सकते हम्म, हैं। एंड आई थिंक अब वो स्टेज आ गई थी जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब को एक आकार देने की नौबत रह गई थी, जब हम्म, इसराइल ने अब हमला किया है। अच्छा, तो देखिए, राइट सर, ये तबाह हो चुके हैं, ये जो न्यूक्लियर हम्म, फैसिलिटीज हैं, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। एक होता है हम्म, कि डैमेज हुआ है, एक होता है कि तबाही मचाई गई है। हम्म, सो दे हैव टेकन लॉट ऑफ डैमेज, दे आर नॉट फंक्शनल, और कईयों में रेडिएशन लीक भी डिटेक्ट हुआ है। ये राइट, आईएईए ने दावा कर दिया है और बोल दिया राइट, है कि देयर हैज बीन अच्छा, रेडिएशन लीक एंड डेंजर ऑफ रेडिएशन कंटामिनेशन। तो राइट, अब अच्छा, देखते हैं। बोला जा रहा है ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, ये कितना सच है? देखिए, पाकिस्तान का जो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, हम्म, देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एलाई ऑफ यूएसए। हम्म, और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने ही दावा किया है कि दे हैव हम्म, बीन डूइंग द डर्टी वर्क फॉर द वेस्ट फॉर द हम्म, पास्ट 30 years, हम्म, सिंस 1989। हम्म, ठीक है, राइट, तो उन्होंने तो बोला है कि भाई हम तो इनका गंदा काम करते हैं, हम्म, इनकी गंदगी को ये झाड़ू पोछा पाकिस्तान मार रहा है। सही So बात है, सही बात, they will not let Pakistan fall like dominoes overnight, रातों रात। हम्म, दूसरा, हम्म, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई ने बहुत धोखे किए हैं इनके साथ, और इनके सोल्जर्स भी मरवाए हैं। हम्म, ठीक है, राइट, तो दे आर वेल अवेयर ऑफ वॉट एवर एक्ट्स हैव बीन कैरिड आउट। ठीक है जी। तो बट अमेरिका इज रिलक्टेंट, बिकॉज देखें,
America will dread to face China face to face. हम्म, हम्म, एंड ये मैं आपको बता रहा हूं, जो टर्निंग पॉइंट आएगा ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पावर्स में, will be the day when China takes over Taiwan, which will happen. मैं आपको राइट। लिखित में दे रहा हूं, आज बोल रहा हूं, अगले साल की एंडिंग तक मोस्ट प्रोबेबली ताइवान विल बी टेकन ओवर बाय चाइना। हालांकि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन हु गोज अ लॉट इनटू रिसर्च एंड इनटू डेप्थ। तो मैं आज आज मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले अगले साल तक ताइवान विल बी द मेन प्राइम टारगेट ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना इज लूजिंग आउट ऑन पेशेंस। लड़ाई कुछ हद तक टल सकती है ताइवान चाइना की, अगर ताइवान में प्रो चाइना पार्टी इलेक्ट होके आ गई तो। और अगर ताइवान में प्रो चाइना पार्टी इलेक्ट नहीं होती है, बिकॉज दैट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, बट इन केस अगर प्रो चाइना वाली पार्टी आ गई तो लड़ाई टल जाएगी और यूनिफिकेशन की पीसफुल मीन से बात हो सकती है, जो कि वर्ल्ड विल बी अगेंस्ट इट। वर्ल्ड विल बी अगेंस्ट इट, बट आप जैसे जानते हैं कि पॉलिटिक्स में भी कुछ भी हो सकता है। राइट। तो इट इज वाइज दैट ताइवान शुड नॉट लेट इट सेल्फ बी डिस्ट्रॉयड। देखिए, ऐसे तो हांगकांग भी 100 साल बाद ब्रिटेन ने वापस सौंप दिया चाइना को, पर आज की तारीख में भी हांगकांग में कोई ऐसी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि हांगकांग तबाह हो गया हो, या इकोनॉमी में फर्क है, या हांगकांग सिटीजन्स को नौकरी नहीं मिल रही है ना, या फिर जबरदस्ती इनको ऑक्यूपाई किया जा रहा है हांगकांग की प्रॉपर्टीज। तो आई थिंक इट इज बीन फेयर एंड जस्ट टू अ वेरी बिग अमाउंट, एंड हांगकांग ने फायदा भी उठाया जब वेस्ट ने पैसा पंप इन किया कि तुम प्रो डेमोक्रेसी का प्रोटेस्ट करो चाइना में। That is where China came in with lot of strictness and harshness on the people of Hong Kong कि भाई तुम हमारे ही हो और तुम मतलब दूसरे का खा के हम पे ही मतलब जुल्म कर रहे हो, सो डोंट गो अगेंस्ट योर ओन नेशन। तब वहां पे चाइना ने लॉस चेंज कर दिए और फिर हांगकांग को भी चाइनीज लॉस के अंडर ले आए। पर लेट अस नॉट बी सरप्राइज्ड, there are still many Indians working and visiting Hong Kong almost every fortnight from India and from China. And ये बहुत ही prosperous cities हैं। तो देखिए, आई थिंक nobody is interested after रशिया यूक्रेन वॉर ना, सबको असलियत पता लग गई है, द कॉस्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान को भी पता लग गया था ऑप सिंदूर में जब इनके एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए, कि ये जानते थे कि यार कोई मतलब नहीं है, अगर ये बात बढ़ती रही तो तबाही है। एंड वंस द वॉर बिगिंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल इमीडिएटली, क्योंकि फिर हर एक एनिमी डिसाइड करता है कि भाई मैं जल्दी से अंदर से कट मार के लूप लेके मैं बल्ज को ऑक्यूपाई कर लूं, इतना हिस्सा ले लूं ताकि नेगोशिएशंस पे हमारे फेवर में कुछ आ जाए, है ना, या कोई प्रिजनर्स या कुछ भी, है ना, आपको बात बनवानी है तो एक वो नेगोशिएटिंग टेबल वाली बात बन जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत गहरी चीजें होती हैं। These are discussed behind closed doors amongst diplomats of different countries. सपोर्ट के लिए बात की जाती है एक दूसरे से, यूएन में पूछा जाता है कि भाई कंसल्टेंसी होती है कि अगर हम ये करेंगे तो रिपरकशंस बताइए, रिस्क असेसमेंट्स बताइए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, आप हमें हर एक एंगल से बताइए कि कहाँ पे रिपरकशन होंगे। तो it is not कि UN was never in the picture। तो if we come back to the Iran versus Israel वाला thing, तो देखिए UN was always in the picture। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कि 61st डे पे जब IAEA ने घोषणा की कि नहीं, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इन सीरियस ट्रबल, उसी दिन रात को इन पे हमला हो जाता है। सो दीज थिंग्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप नेवर मेंट बिजनेस फ्रॉम डे वन, और Iran took President Trump's
स्टेटमेंट फॉर ग्रांटेड कि ये तो बोलता ही रहता है, इसकी आदत है, कोई बात नहीं, छोड़ो। एंड जैसे मे बी 61वां दिन आया, 61st डे आया, आपके सामने धमाके हुए, तो ईरान को प्रोबेबली एक झटका लगा है कि ऐसे भी होता है दुनिया में। एंड फिर जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, इट इज बीन एट अ वेरी बिग प्रोपोर्शन। बट जो एक्स चैनल पे अपडेट्स आ रहे हैं कि जो मिसाइल बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं ईरान के अंडरग्राउंड, उसको लेके बहुत बड़ा झटका लगा है ईरान को। तो मुझे राइट। नहीं लगता कि अभी इनका मोमेंटम ज्यादा पिक लेगा ईरान का। कहीं चाइना का सपोर्ट या रशिया के सपोर्ट से वॉर लंबी खींच सकती है? छोटे में आंसर मिले तो। देखिए, आप मुझे लॉजिकली एक बात बताएं, अगर दो गुट के बीच लड़ाई हो रही है, उन दो गुट में दो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो वो भी आपस में दुश्मन है, समझ रहे आप? तो व्हाई विल दे नॉट सपोर्ट देयर फ्रेंड? जो उसके दुश्मन का दोस्त तो उसका दुश्मन ही हुआ ना, तो व्हाई वुड दे नॉट सपोर्ट? दे विल सपोर्ट किसी भी हालत में। ये बात यूक्रेन के लिए बोली थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम 3 दिन नहीं लड़ सकते थे। ये बात ईरान के लिए भी सही है। ईरान भी नहीं लड़ सकता था इतना बिना रशिया और चाइना की सपोर्ट से। ये जितनी मिसाइल्स मारी जा रही है सारी रशिया और चाइना की दी हुई हैं। नहीं लेकिन रोहित जी, फर्दर मैं आपको सपोर्ट नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, जो ईरान का जो डिफेंस प्रोग्राम है बहुत स्ट्रांग है। जो अच्छा। इनकी जो साइंटिस्ट हैं और जो इनकी रिसर्च वाली टीम्स हैं, दे आर वेरी गुड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दे आर बिलो एवरेज, जो है दे आर अबव एवरेज, दे आर गुड। ऐसे देखें, अगर एक डेवलप्ड नेशन लाइक इजराइल को टेंशन है ऐसे एनिमी से, उसके पास कुछ तो पल्ले होगा ना, उसके सही पास बात है। कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी, तभी वो इतना डेंजरस बन चुका है। तो वी कैन नॉट ओवर रूल और साइडलाइन और टेक ईरान फॉर ग्रांटेड। राइट, वी कैन नॉट ठीक टेक है। ईरान फॉर ग्रांटेड। शायद आपकी लाइट घर में आपके लाइट चली गई है। हाँ जी, हाँ नो जी। प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट सर, हमारा काम हो चुका है। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। अभी इसमें भी, इस खबर में भी बहुत कुछ आना बाकी है सर। विल बी टॉकिंग अगेन टू यू। अभी अभी के लिए एक एक अपडेट ये है, एक अपडेट ये है कि इजराइल का F-16 एयरक्राफ्ट एक गिरा दिया गया है ईरान में, और जिसमें कि 2 पायलट्स इजेक्ट किए हैं। हालांकि F-16 में एक ही पायलट होता है, बट दावा ये किया जा रहा है कि 2 पायलट दिखे हैं बेल आउट होते हुए फ्रॉम द इजरायली एयरक्राफ्ट इन ईरान। उसकी वीडियो भी आई हुई है। तो ओके। लेट अस सी आने वाले 1-2 दिन में क्या डेवलपमेंट्स हैं। जहां तक ईरान का दावा है, ईरान ये भी दावा कर रहा है कि 2 F-35 भी मार गिराए हैं। हाँ, ईरान बोल रहा तो था F-35, लेकिन ये पता लग रहा है कि वो एआई से बनाई हुई इमेजेस जो भी है सर। अभी तक डिटेल्स बहुत ज्यादा है नहीं। आईडब्ल्यू वॉरफेयर बहुत ज्यादा होगा, इसमें भी बहुत ज्यादा आईडब्ल्यू वॉरफेयर होगा। पर देखें, राइट। ईरान में एक और दुश्मन है, वो है पब्लिक। जो जो यस। हिजाब के खिलाफ और जो खेमेनी के और इस्लामिक कट्टरपंथा के खिलाफ जो पब्लिक है, वो ओपनली सपोर्ट दिया है मोसाड को। तभी ये एक क्लासिकली एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन रहा है और सक्सेस भी रहा है। कि देखिए, 200 हवाई जहाज इज नॉट अ जोक। आपका पूरा राइट। रेडार भर जाता है, उससे हरा हो जाएगा स्क्रीन। बिल्कुल सही। तो इट इज नॉट कि ओवरनाइट प्लानिंग हुई है, प्लानिंग बहुत एक्सटेंसिवली और एंड ऑन अ डेली बेसिस हुई है। हर एक बंदे को हैंड पिक किया गया था इस ऑपरेशन के लिए, और हर एक इंडिविजुअल को उसका टारगेट और टास्क दिया हुआ था, जो ये 200 पायलट्स हैं। एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड द टास्क विद अटर प्रोफेशनलिज्म एंड अपराइटनेस। एंड अब देखते हैं कि अब दूसरा हिट, अब दूसरा वेव, टोटल 5 वेव ऑफ मिसाइल्स तो मार चुका है, बट अब दूसरा वार अब ईरान कैसे करेगा आफ्टर टेकिंग अ हिट फ्रॉम इजराइल। राइट। राइट, अब दूसरा कैसे करेगा आफ्टर टेकिंग अ हिट फ्रॉम इजराइल, इस पर भी हम बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत एंड बढ़िया एक और डिस्कशन रहा। चीज, एक एक कॉमन पॉइंट, दोनों देशों में
इंडिया का लिंक है पोर्ट्स, चाबहार पोर्ट और इजराइल में हाइफा पोर्ट जो अदानी के पास है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज इफेक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड भारत एक इकलौता मुल्क है जिसके ये दोनों दोस्त हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी विल प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड अ क्रिटिकल रोल फॉर डिप्लोमेसी एंड फॉर पीस अमंगस्ट बोथ द कंट्रीज। बातचीत चल भी रही होगी अभी तक, ये इसमें कोई शक नहीं, दोनों तरफ से कोशिश हो रही होगी और कोशिश हर तरफ से हो रही होगी, लेकिन जैसे कि यूक्रेन का है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश की, लेकिन दोनों साइड ही पीस करने के लिए राजी नहीं है, तो कोई क्या करेगा। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग सर, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।